हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों की क्लास स्टार्ट है। जो हमारा यूनिट नंबर 2 है हायर का, प्राचीन इतिहास में हम लोग उससे सॉल्व करेंगे दोस्तों। सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन। ये आज 100 क्वेश्चन जाएंगे, कुल मिला के 50 क्वेश्चन एक खंड में जाएगा, 50 क्वेश्चन दूसरे खंड में। जो पहला 50 क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो जो होगा ना, वो थोड़ा सा आसान रूप में होगा, और दूसरा जो होगा बहुत कठिन अस्तर विश्लेषण और कूट वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको करने में मजा आ जाएगा। मैं तो बहुत कम उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें 10 से 15 क्वेश्चन करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जो दूसरा खंड में लेकर आऊँगा, ये इसमें थोड़ा सा इजी वाले क्वेश्चन मैंने डाले हैं। पुरातत्व में पुरातत्व और पुरातत्व के परिचय जो यूनिट नंबर 2 का है, उसमें बाकी जो उपखंड हैं। और थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि लाइट ना होने की वजह से अंधेरा टाइप में लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाने का मेन वो है, टारगेट है, ठीक है, वो पहुंचाना लक्ष्य है। बाकी कैसी जा रही वीडियो कैसे नहीं, वो अलग बात है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा दोस्तों। पहला सवाल कह रहा है, पुरातत्व के संदर्भ में अस्तरीकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया, जो बताता है कि नीचे की परतें पुरानी और ऊपर की परतें नई होती हैं। किसने कहा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, थॉमस जेफरसन ने, विलियम स्ट्रेटा स्मिथ ने, या मार्टिमर व्हीलर ने। ये किसने कहा? पहली चीज, स्तरीकरण का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? भूविज्ञान के अंतर्गत पुरातत्व में आया। ये कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, मैंने पेन सेलेक्ट नहीं किया दोस्तों, कोई बात नहीं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इंक कलर रख लेते हैं, इंक कलर हमारा रहेगा, ये रहेगा। और रख लेते हैं क्या, ए रख लिए, ठीक। तो हमारा इसका आंसर, इसका आंसर होगा विलियम स्ट्रेटा स्मिथ ने ये सिद्धांत स्थापित किया था, ठीक। कहाँ के थे ये? ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, ठीक। विलियम स्ट्रेटा स्मिथ ने सबसे पहले वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि अवसादी चट्टानों या मिट्टी की जो परतें सबसे नीचे होती हैं वे सबसे पुरानी होती हैं, और जो परतें ऊपर होती हैं वे कालक्रम में नई 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 होती हैं। पुरातत्वविद इसी अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करके पुरावैसियों के सापेक्ष कालक्रम, जिसे क्या, रिलेटिव क्रोनोलॉजी में तय करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है, कार्बन 14 डेटिंग विधि जो जीवाश्मों और जैविक पदार्थों की आयु निर्धारित करती है, इसके संबंध में कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 2500 ईसा पूर्व, 2730 वर्ष, 10,000 वर्ष, या 15,000 वर्ष? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? पहले तो इसका आंसर होगा बी, आंसर बी होगा। और ये जो कार्बन 14 वाली जो विधि है, इसे इसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किसने किया था दोस्तों? आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? विलार्ड एफ लीबी ने। विलार्ड एफ लीबी ने इसे किया था खोज। कब किया था दोस्तों? ये 1914 के आसपास किया था, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया? जिसके लिए इन्हें वो दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पुरातात्विक अध्ययन में पेलियोनोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्राचीन सिक्कों के धातु परीक्षण के लिए, या अभिलेखों की भाषा को डिकोड करने के लिए, पराग कणों के विश्लेषण द्वारा प्राचीन पर्यावरण जलवाष्प को समझने के लिए, जानवरों की हड्डियों के अध्ययन के लिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों क्या होगा? पराग कणों के विश्लेषण में प्राचीन पर्यावरण, सॉरी यार दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से स्लाइड आ जा रही है। वो 50 क्वेश्चन है, वो गलती से गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से हम उसे ला दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, तो आ जा रहा है 3, ठीक। आप लोग परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा अंधेरा है तो थोड़ा सा दिक्कत आए, हाँ ठीक। जो कह रहा पुरातात्विक
अध्ययन पेलियोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके? परागकणों के विश्लेषण द्वारा प्राचीन पर्यावरण और जलवायु को समझने के लिए किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था? सुदूर दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत गांधार क्षेत्र में, या पूर्वी भारत में, बंगाल में, या मध्य भारत में? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ये मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित थी दोस्तों? ये उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित थी। ये गांधार क्षेत्र जो क्या वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में ये प्रचलित थी। ये आरमाइक लिपि से विकसित हुई थी। ये किससे विकसित हुई थी? खरोष्ठी किससे? आरमाइक से विकसित है। आरामाइक से विकसित हुई थी ये। ठीक, ये लिपि विकसित हुई थी आरमाइक लिपि से। ठीक है दोस्तों, और अरबी या फारसी की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। जैसे कि अशोक के जो अभिलेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा किस में है? ये हैं हमारे किस में? ये खरोष्ठी लिपि में है। ठीक दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को 1837 में सफलता मिली। वे अभिलेख मुख्य रूप से किस लिपि में थे? खरोष्ठी, ग्रीक, देवनागरी, शारदा या ब्राह्मी लिपि में? बहुत आसान वो है दोस्तों, ये थे ब्राह्मी लिपि में। किस में लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। तो बहुत आसान ये वो क्वेश्चन था। इसमें जो मैंने क्वेश्चन रखे बहुत आसान टाइप रखे जो आराम से आप लोग कर लेंगे। लेकिन जो दूसरा खंड है इसके बाद जो वीडियो बनेगा 50 का, उसे करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जो ये वाला रहेगा इसे करने में आपके पसीने ना छूट गए फिर बताइएगा हमें, पसीने आपको छूट जाएंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं दोस्तों? 6 पे। 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारत में मानव का सबसे प्राचीन जीवाश्म कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, हथनोरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, पल्लवरम या तमिलनाडु या भीमबेटका से? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। भारत में मानव की उपस्थिति के सबसे प्राचीनतम प्रामाणिक जीवाश्म साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? ये मध्य प्रदेश के कहाँ से? मध्य प्रदेश के कहाँ से? हथनोरा नर्मदा घाटी से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के हथनोरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। किसके कौन प्राप्त करता है? ये 1982 में कौन प्राप्त किया? अरुण सोनकिया द्वारा। किसके द्वारा? अरुण सोनकिया प्राप्त करते हैं। ये अरुण सोनकिया को ये प्राप्त हुआ। ठीक, अरुण सोनकिया को ये प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या? होमो इरेक्टस। मान लीजिए, पूछ लीजिए कौन सा मानव था? ये होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस का क्या था? कपाल खंड मिला था। क्या? एक कपाल की खोज थी जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किस पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय पत्थर के अत्यंत छोटे और नुकीले औजारों का प्रयोग शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? बताइए किस काल को माइक्रोलिथ युग के नाम से जाना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों। हमारा कौन सा है? ये है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जलवायु परिवर्तन, होलोसिन युग की शुरुआत का काल था जिसके कारण छोटे जानवरों का शिकार करना आवश्यक हो गया। इस काल में मानव ने अत्यंत छोटे, तेज और ज्यामितीय आकार जैसे त्रिकोण, समलंब के पत्थर के औजार बनाना शुरू किए जिन्हें माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। इनकी लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती थी। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उनकी लंबाई कितनी होती थी? 1 से 5 सेंटीमीटर। ठीक, और किन ज्यामितीय आकार के वो औजारों का उपयोग, पत्थरों का उपयोग करते थे? उन्हें क्या क्या कहा जाता? त्रिकोण और समलंब। त्रिकोण और समलंब। मान लीजिए पूछ लिया जाए, ये हिंदी के का शब्द है, संस्कृत निष्ठ। आप जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कर रहा है यूपी की बेलन घाटी भारतीय ऐतिहासिक पुरातत्व में क्या अद्वितीय स्थान रखती है? यहाँ सबसे बड़े तांबे की खदानें मिली हैं। यहाँ पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण तक के सांस्कृतिक विकास का एक निरंतर और अबाधित क्रम मिलता है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यह सबसे पुराने बौद्ध स्तूप थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के सांस्कृतिक जो वो चीज मिलती है वो प्राप्त होती है।
और ये कहाँ है, बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश बेलन घाटी कहाँ है, ये प्रयागराज का। बेलन घाटी कहाँ मिल पड़ती है अपनी, प्रयागराज में ये पड़ती है। पहले क्या था, ये इलाहाबाद था। ठीक, बेलन घाटी जो ये पड़ती है। और इसका खनन किसने करवाया था, उत्खनन बेलन घाटी किसने करवाया था दोस्तों, उत्खनन करवाया था किसने, उत्खनन जी.आर. शर्मा ने करवाया था, जी.आर. शर्मा महोदय ने करवाया था। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे ये। ठीक, जहाँ से क्या पुरा पाषाण काल का निम्न और मध्य उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण का नव पाषाण काल के सांस्कृतिक विकास का एक निरंतर और आबादित भूवैज्ञानिक पुरातात्विक क्रम प्राप्त यहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में कृषि की सबसे प्राचीन साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व विशेषकर गेहूं और जौ की खेती किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, कालीबंगा, कोल्डीवा, लोथल। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान से ये चीज़ हमें प्राप्त होती है। कहाँ से, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास स्थित, कहाँ मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, बोलन दर्रे के पास स्थित है। ये बोलन दर्रे के पास, बोलन दर्रे के पास स्थित है। ठीक, बोलन दर्रे के पास ये स्थित है। क्या मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के अत्यंत महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। फ्रांसीसी जो पुरातत्वविद थे कौन, जीन फ्रैंकोइस जारिज के उत्खनन से यहाँ पर लगभग 7000 ईसा पूर्व में व्यवस्थित कृषि मुख्यतः गेहूं और जौ और पशुपालन, इसमें क्या थी, भेड़ बकरी के सबसे प्राचीन और सुदृढ़ साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, नवपाषाण काल के किस स्थल से गर्तावास और मानव कंकालों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने का स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। बताइए नवपाषाण काल के किस स्थल से गर्तावास और मानव कंकालों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने का स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य मिले, कहाँ, कराल से, शिरान से, बुरजहोम कश्मीर से या पिकली हल से। बताइए कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ये हमारा मिलता है कहाँ से, ये मिलता है कहाँ, बुरजहोम कश्मीर से। कहाँ से, बुरजहोम कश्मीर से। बुरजहोम का जो अर्थ है क्या होता है, भुर्ज वृक्ष का स्थान, कश्मीर घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये कश्मीर घाटी में स्थित है हमारा, कहाँ, कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक, ये क्या है, प्रमुख क्या, नवपाषाणिक स्थल है। क्या है ये, क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल, नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक, और क्या है, यहाँ के लोग मौसम में बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर जिन्हें क्या गर्तावास पिट ड्रिलिंग बना देते। इस स्थल में सबसे विशिष्ट पुरातात्विक विशेषता है कि यहाँ मानव समाधानों में मालिक के साथ कंकाल के साथ साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, भारत में मृदभान निर्माण का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस मध्य पाषाणिक नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ। चापानी मांडू उत्तर प्रदेश से, बाघौर राजस्थान से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश या कुरनूल से। बताइए ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमारा कहाँ से, ये मिलता है चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश। कहाँ से, इलाहाबाद प्रयागराज की बेलन घाटी में स्थित क्या, चौपानी मांडो एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहाँ मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल में संक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से दुनिया के सबसे प्राचीनतम हस्त निर्मित हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हैं जो मानव द्वारा खाद्यान्न भंडारण की शुरुआत को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक किन स्थलों के बीच था। सुतकांगेडोर से आलमगीरपुर तक, मांडा जम्मू से दमाबाद महाराष्ट्र तक, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो तक, रोपड़ से कालीबंगा तक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से बता देंगे। ये कहाँ से कहाँ तक स्थित था, ये मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दायमाबाद तक। कहाँ, मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दायमाबाद तक के, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी और दक्षिण दायमाबाद महाराष्ट्र के प्रवरा नदी, ये प्रवरा नदी और ये चिनाब नदी। ठीक, चिनाब नदी। ठीक है, इसी का और इसके बाद मान लीजिए पूछिए इसका सबसे पश्चिमी स्थल क्या था। पश्चिमी स्थल हमारा ये पश्चिमी स्थल, ये हो जाए पश्चिमी स्थल क्या है, पश्चिमी और ये सबसे पूर्वी। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 13 पे, हड़प्पाई स्थल, हड़प्पाई नगर धौलावीरा की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट और अद्वितीय विशेषता क्या थी। वहाँ कोई पक्की ईंट का प्रयोग नहीं हुआ, नगर का 2 के बजाय 3 भागों, दुर्ग, मध्यम, निचला नगर में विभाजन और जल प्रबंधन प्रणाली, सबसे विशाल स्नानागार का होना, गोदीबाड़ा की उपस्थिति। क्या इसकी विशेषता थी दोस्तों, ये जो धौलावीरा था ये नगर 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित था, जो दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजन और जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ की शानदार थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि हड़प्पाई स्थल के उत्खनन से पकी हुई मिट्टी का हल और उत्कृष्ट किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। किस हड़प्पाई स्थल से के उत्खनन से पकी हुई मिट्टी का हल और उत्कृष्ट किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनावली,
लोथल गुजरात से, चनहुदड़ो से सिंध से, या कालीबंगा राजस्थान से? बताइए किस हड़प्पा स्थल से उत्खनन पक्की मिट्टी का हला उत्कृष्ट किस्म के जौ के साथ प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या हो? ये क्या है? ये इसका आंसर होगा बनावली हरियाणा। इसका आंसर क्या होगा? बनावली हरियाणा। हरियाणा हिसार जिले में स्थित। ये कहाँ है? हिसार जिले में स्थित है। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए, हिसार जिले में स्थित है, महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है ये, जिसका उत्खनन क्या है? RS बिष्ट ने कराया था। उत्खनन मान लीजिए पूछ लिया जाए, उत्खनन RS बिष्ट ने कराया था। ठीक, RS बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया दोस्तों। और क्या क्या था? यहाँ से पकी हुई मिट्टी का बने उत्कृष्ट हल का मॉडल प्राप्त हुआ, जो ये सिद्ध करता है कि हड़प्पावासी कृषि में हल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा यहाँ उत्तम किस्म के जौ के दाने भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, इस स्थल से कौन सा महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से कौन सा महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ? तांबे का रथ, जूते हुए खेत, अग्निवेदिकाएं, लोहे के अस्त्र, हाथीदांत का पैमाना। बताइए क्या क्या मिला दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या मिलता है? जूते हुए खेत और अग्निवेदिकाएं यहाँ मिलती हैं। क्या? कालीबंगा से जूते हुए खेत और अग्निवेदिकाएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ से प्राक हड़प्पा स्तर पर क्या जूते हुए खेत साथ मिले, जो दुनिया में सबसे प्राचीन है। साथ ही यहाँ पर ईंटों से बनी अग्निवेदिकाएं मिली, जो कर्मकांडी अनुष्ठानों का संकेत करती हैं। इसका उत्खनन मान लीजिए, कालीबंगा का उत्खनन मान लीजिए पूछ लिया जाए, उत्खनन किसने 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 करवाया? पूछ लिया जाए, उत्खनन इसका 2 लोगों ने करवाया था। किसने? बीबी लाल बीके थापर। ठीक, 2 लोगों द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? गणेश्वर पुरास्थल राजस्थान में स्थित है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह एक बौद्ध स्थल है। यहाँ हड़प्पा काल का एक समृद्ध ताम्र उत्खनन और धातु कर्म केंद्र था, जो हड़प्पावासी को तांबे की आपूर्ति करता था। यहाँ से मौर्यकालीन सोने के सिक्के मिले। यह सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। बताइए गणेश्वर पुरास्थल राजस्थान में स्थित, यह किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों, यह हड़प्पा काल का एक समृद्ध ताम्र उत्खनन और धातु कर्म केंद्र था, जो हड़प्पा वासियों के तांबे की आपूर्ति करता था। ठीक दोस्तों, तांबे की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग खेतड़ी खदानों से तांबा निकालकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विकसित नगरों को तांबे की आपूर्ति करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, आहार संस्कृति मध्य भारत की एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसका एक अन्य प्राचीन नाम क्या है? आहार का एक अन्य प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती, लौहवती, सुवर्णगिरी या पाषाणवती? बताइए ये क्या है? ये थी, इसका एक नाम क्या था? ताम्रवती। राजस्थान की बनास घाटी में स्थित थी ये। राजस्थान की बनास घाटी में ये स्थित थी। ठीक, ये स्थित थी। ठीक है, संस्कृत प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति, चूंकि इस स्थल 72 के औजार की तुलना में तांबे के उपकरण और वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई, इसलिए प्राचीन काल में आहार को क्या ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है, जहां से किलेबंदी, खंदक और 5 कमरों वाले घर के साक्ष्य मिले? नवदा टोली, इनाम गांव, निवासा या कायथा? जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है, जहां से किलेबंदी, खंदक और 5 कमरों वाले घर के साक्ष्य मिलते हैं? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा क्या, इनाम गांव से। इनाम गांव ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। ये महाराष्ट्र के कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में इनाम गांव, पुणे जिले। ठीक, और किस नदी पे, किस नदी तट पर, किस नदी तट पे? बताइए घोड़ नदी के तट पे, घोड़ नदी तट पे, घोड़ नदी के तट पर इनाम गांव जोरवे संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। और उसका उत्खनन किसने किसने करवा? मान लीजिए आपसे उत्खनन का भी पूछ लिया, उत्खनन किसने किसने करवाया? उत्खनन दोस्तों इसका 2 लोगों ने करवाया। किसने? एम के धावलीकर और दूसरा किसने करवाया था दोस्तों? और इसका कौन करवाया था? HD संकालिया। किसने? HD संकालिया महोदय ने, HD संकालिया महोदय ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से बड़ी मात्रा में पक्की मिट्टी विषव बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई?
मालवा संस्कृति से, आहार संस्कृति, सावलदा संस्कृति या रंगपुर संस्कृति से। किस ताम्रपाषाणी संस्कृति से बड़ी मात्रा में पकी मिट्टी वृषभ बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, कहाँ प्राप्त हुई? ये मालवा संस्कृति प्राप्त हुई। कहाँ से? मालवा। कहाँ मिलती है? मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति जो मुख्य रूप से कहा नवदा टोली और माहेश्वर जैसे स्थलों पर केंद्रित थी। कहाँ? नवदा टोली और नवदा टोली, नवदा टोली और माहेश्वर स्थलों से पर केंद्रित थी। अपने उत्कृष्ट मेजबानों के साथ साथ क्या धार्मिक मान्यताओं के लिए जानी जाती, जहां से पकी मिट्टी की बनी वृषभ की आकृतियां प्रचुर मात्रा में मिली। पुरातत्वविदों का मानना है यह वृषभ संभवतः किसी कृषि देवता उनके धार्मिक विश्वास का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर भारत में पाई जाने वाली ताम्र नदियां पुरातात्विक रूप से प्रायः किस प्रकार के मेदभांडों के साथ जुड़ी हुई पाई गई? NBPW, PGW, OCP या काले और लाल मेदभांड, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? OCP, जैसे कहा गया गेरू वर्ण मृदभांड कहा गया। ठीक है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाए जाने वाले भारी तांबे के औजारों और हथियारों के जखीरों को ताम्र निधियां कहा जाता है। BB लाल जैसे पुरातत्वविदों के शोध से स्पष्ट हुआ कि ये ताम्र निधियां अक्सर उन स्थलों पर पाई गई जहां गेरू वर्ण मृदभांड OCP संस्कृति के लोग निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में लोहे के उपयोग की प्राचीनता को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण स्थल अतरंजी खेड़ा, जहां से लगभग 1000 ईसा पूर्व के लोहे के उपकरण मिले, किस राज्य में? अतरंजी खेड़ा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बताइए। अतरंजी खेड़ा कहाँ स्थित है? अतरंजी खेड़ा यूपी में स्थित है। यूपी कहाँ? एटा जिले में। कहाँ? एटा जिले, एटा जिले, एटा जिले में। ठीक, एटा जिले में कहाँ? कहाँ? काली नदी के तट पर। एटा जिले के कहाँ? काली नदी के तट पर। ये क्या? काली नदी के तट पर, काली नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक है। यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम और आरसे गौड़ द्वारा उत्खनन करवाया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृत का संबंध ऐतिहासिक रूप से किस काल से स्थापित किया जाता है? PGW पूर्वी हड़प्पा काल से, उत्तर वैदिक हड़प्पा काल, महाभारत काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ये किस काल का मृदभांड है? ये उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल से संबंधित मृदभांड था PGW। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति किस युग की भौतिक संस्कृति की परिचायक है? भारत में प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल से, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल से, वैदिक काल से या राजपूत काल से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। NPW किससे रिलेटेड है? भारत में द्वितीय नगरीकरण और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत में लौह युग का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से किन पुरातात्विक संरचनाओं द्वारा किया जाता है? महापाषाण समाधान, बड़े बौद्ध विहार, पकी ईंटों के घर, ताम्र निधियां, बताइए। दक्षिण भारत में लौह युग का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से किन पुरातात्विक संरचनाओं द्वारा किया जाता है? महापाषाण समाधान, बड़े बौद्ध विहार, पकी ईंटों के घर या ताम्र निधियां, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? महापाषाण समाधान से रिलेटेड है। बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग अपना आंसर लगा लीजिएगा बढ़िया से, पॉज कर करके पता चल जाएगा आप अपना खुद का मूल्यांकन कैसे कर पाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, प्रख्यात ब्रिटिश पुरातत्वविद मार्टिन हीलर ने भारत के किस स्थल का उत्खनन किया जिससे रोमन एरेटाई मर्दन और एम्फोरा बर्तन और एम्फोरा प्राप्त हुए जो भारत रोम व्यापार की पुष्टि करते हैं? तक्षशिला से, पाटलिपुत्र, अरिकामेडु से, हस्तिनापुर से। बहुत आसान है। ये कहाँ से? ये अरिकामेडु से हमें मिलता है। कहाँ से? अरिकामेडु से। भारत के पूर्वी तट पर पुडुचेरी के निकट क्या अरिकामेडु एक प्राचीन बंदरगाह व्यापारिक केंद्र है जहाँ सर मार्टिन हीलर के नेतृत्व में उत्खनन हुए। यहाँ से लाल रंग के चमकीले रोमन एरेटाइन बर्तन, शराब रखने वाले रोमन एम्फोरा, जार ऑगस्टस व अन्य रोमन सम्राटों के सिक्के प्राप्त हुए जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत के रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का अकाट पुरातात्विक प्रमाण देता है। 26 क्वेश्चन, हस्तिनापुर का विस्तृत पुरातात्विक उत्खनन 1950-52 के दौरान किसके नेतृत्व में किया गया जिसने PGW संस्कृति को प्रकाश में लाने का ऐतिहासिक कार्य किया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जॉन मार्शल, प्रोफेसर BB लाल, SR राव, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर किसका? हस्तिनापुर का उत्खनन किसके द्वारा करा है? प्रोफेसर
बीबी लाल द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में का ऐतिहासिक उत्खनन किसके? किसके? एएसआई के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? बीबी लाल थे। ठीक है। इसी उत्खनन के माध्यम से उन्होंने पहली बार चित्रित धूसर मितभाष संस्कृति की स्तरीकी को स्पष्ट किया और इसके महाभारत के महाकाव्य से जुड़े स्थलों से जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 27 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में पारिस्थितिकी असंतुलन और संसाधनों के अतिदोहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वाल्टर फेयर सर्विस, मार्टिमर व्हीलर ने, जीएफ डेल्स ने, एसआर राव ने। बताइए 27 का आंसर क्या होगा? इसका सिद्धांत दिया था किसने? वाल्टर फेयर सर्विस ने दिया था। किसने? वाल्टर फेयर सर्विस। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में विभिन्न पुरातत्वविदों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। वाल्टर फेयर सर्विस का मानना था कि सभ्यता का पतन किसी प्राकृतिक आपदा, बाह्य आर्य आक्रमण, जैसे कि व्हीलर ने कहा था, से नहीं हुआ, बल्कि बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि और वनों जैसे संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न पारिस्थितिक असंतुलन इसका मुख्य कारण रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश की सोन घाटी का व्यापक पुरातात्विक अन्वेषण के प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद की देखरेख में किया गया था? एच.डी. संकालिया द्वारा, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, राखालदास बनर्जी द्वारा। मध्य प्रदेश की सोन घाटी का व्यापक पुरातात्विक अन्वेषण किस प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद के देखरेख में किया गया था? 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर क्या होगा? ये दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में इसका अन्वेषण करवाया गया था। बाद में इसमें जुड़े थे जे.डी. क्लार्क भी, जो बर्कले विश्वविद्यालय के थे। इस अभियान में सोन घाटी में पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के पाषाण उपकरणों और पशु जीवाश्मों की अत्यंत समृद्ध और क्रमबद्ध श्रृंखला को खोज निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 29, दयामाबाद जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, वहां से उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित बहुत ही विशिष्ट धातु की वस्तुएं प्राप्त हुई, वह क्या है? लोहे की तलवार है, कांसे का रथ है जिसे एक नग्न पुरुष चला रहा है, सोने का मुकुट, चांदी की मुद्रा है। बताइए दयामाबाद जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, वहां से उत्तर हड़प्पा काल संबंधित एक बहुत ही विशिष्ट धातु प्राप्त हुई, वह क्या थी? इसमें जो ऑप्शन दिया है वह क्या थी? क्या थी ये? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ये कांसे के रथ जिसे एक नग्न पुरुष चला रहा था। दयामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित। कहाँ है दयामाबाद? कहाँ है? महाराष्ट्र के एमएच के अहमदनगर जिले में, अहमदनगर जिले में। ठीक, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दयामाबाद एक अद्भुत ताम्रनिधि प्राप्त हुई, जिसमें लगभग 60 किलोग्राम वजन के एक कांसे का ठोस रथ जिसे 2 बैल खींच रहे हैं और एक नग्न पुरुष चला रहा है। इसके अतिरिक्त गैंडा, हाथी और भैंसे की मूर्तियां मिली हैं। ये कलाकृतियां हड़प्पाई धातु कला की उत्कृष्ट तकनीक को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्र के संदर्भ में भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों कहा जाता है? भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों क्या कहा गया है? इन्हें क्या कहा गया दोस्तों? आहत कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? इन्हें आहत कहा गया है सिक्कों को। ठीक है, जिनमें अलग अलग जो निशान बने होते, जैसे कि ठप्पे मार का पेड़, मछली, बैल, हाथी, अर्चन जैसे प्रतीक इसमें उकेरे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? आहत सिक्कों का निर्माण मुख्य रूप से किस धातु से किया जाता था? शुद्ध सोना, मुख्य रूप से चांदी और कुछ तांबे या सीसा या कांसा का? बताइए आहत सिक्के किससे निर्माण किया जाता था? मुख्य रूप से चांदी और कुछ तांबे से। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे पहले लेखयुक्त और शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्यों को, गुप्तों को, हिंद एवं शासकों या कुषाणों को? किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दोस्तों ये दिया जाता है हिंद एवं शासकों के। किसे? हिंद एवं शासकों को दिया जाता है, जिनमें स्पष्ट और तिथि अंकित करने की व्यवस्थित परंपरा हिंद एवं शासकों द्वारा की गई थी। उनसे पहले आहत सिक्कों पर केवल प्रतीक चिन्ह होते थे। ठीक है, हिंद एवं शासकों जैसे मेनेंडर सिक्कों ने इतिहासकारों को उस काल के इतिहास का सटीक पुनर्निर्माण करने में अद्वितीय सहायता प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 33, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाया गया जो उसके संगीत प्रेम का पुरातात्विक साक्ष्य है? बांसुरी, वीणा, तबला या मृदंगम? बताइए क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? 33 का आंसर क्या है? बीड़ा। बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है इसे। जो और समुद्रगुप्त के कई प्रकार सिक्के मिलते हैं, जैसे कि गरुण प्रकार, धनुधारी प्रकार, अश्वमेध प्रकार सिक्के। इनमें सबसे विशिष्ट क्या है? वीणा वादन प्रकार जो सिक्के हैं, जिनमें समुद्रगुप्त को एक सोफे बैठकर क्या वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, एपिग्राफी पुरालेख शास्त्र के क्षेत्र में किस शासक द्वारा हाथी गुफा अभिलेख का अत्यंत प्रसिद्ध है, जो बिना किसी थे तो उसके जीवन का वर्षवार विवरण देता है? ये कौन था? ये खारवेल है। इसके बारे में हाथी गुफा किसका है? खारवेल का है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला और सबसे लंबा विशुद्ध अभिलेख कौन सा माना जाता है? अशोक का 13वां शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति या एहोल अभिलेख? संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का सबसे लंबा विशुद्ध, बताइए क्वेश्चन नंबर 35।
बताइए 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर क्या होगा? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, लोथल गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? एक प्रमुख हड़प्पाई बंदरगाह था, सिंधु, घग्गर, भोगवा, नर्मदा। बताइए लोथल गुजरात किस नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख हड़प्पाई बंदरगाह था? बताइए लोथल किस नदी पर था? लोथल भोगवा नदी के तट पर था। किसके? भोगवा नदी के तट पर, जो क्या है कि साबरमती की एक सहायक नदी के तट पर लोथल हड़प्पा सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्वेश्चन 37, ताम्रपाषाण का स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया, जहां से उपमहाद्वीप में सबसे विविध प्रकार की कृषि फसलों के साक्ष्य मिले? नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एडी संकालिया, BS वाकरकरण, बीबी लाल या अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 का आंसर दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। ये इसका आंसर होगा क्या? एडी संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरण मुख्य रूप से किस तकनीक से बनाए जाते थे? फ्लूटिंग तकनीक, पिघलाकर साँचे में डालकर, लोहे की हथौड़ी से काटकर, केवल घर्षण द्वारा? माइक्रोलिथ उपकरण किसके द्वारा किस तकनीक से बनाए जाते थे? ये फ्लूटिंग तकनीक द्वारा बनाए जाते थे। क्या? फ्लूटिंग तकनीक द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है। उस उन्नत तकनीक, पत्थर में एक मूल क्रोड को दबाव डालकर पतले और तेज धार वाले ब्लेड निकाले जाते, जिन्हें बाद में तीर या भाले के अग्रभाग रूप में लकड़ी या हड्डी में जड़कर उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, रोपड़ जो स्वतंत्र भारत में उत्खनन होने वाला पहला हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? ये सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित था। किसे? सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित था, जिसका उत्खनन किसके द्वारा कराया गया? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, यज्ञ YD शर्मा द्वारा करवाया गया था उत्खनन। ठीक। कब? 1944 में। ठीक, 54 में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में समाधान की सबसे समान प्रथा कौन सी थी? दाह संस्कार, जल समाधि, पूर्ण समाधान, सिर उत्तर की ओर या खुले में छोड़ देना? बताइए क्या था हड़प्पा सभ्यता में समाधान की सबसे समान प्रथा कौन सी थी? ये पूर्ण समाधान थी। पूर्ण समाधान, सिर उत्तर की ओर जिसमें होता था। 41 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और थर्मोल्यूमिनेशन पुरातात्विक विज्ञान में क्या है? या मिट्टी के बर्तनों के प्रकार हैं, यह काल निर्धारण भौतिक वैज्ञानिक विधियां हैं, ये उत्खनन उपकरण या प्राचीन धातुओं के नाम है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। ये क्या है? ये काल निर्धारण की भौतिक वैज्ञानिक विधियां हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और थर्मोल्यूमिनेशन TL पुरातात्विक विज्ञान में क्या है? ये काल निर्धारण की भौतिक वैज्ञानिक विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पुरातात्विक अन्वेषण में हवाई फोटोग्राफी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पुरातात्विक अन्वेषण में हवाई फोटोग्राफी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह जमीन के अंदर दबे सोने को दिखाती, या विशाल क्षेत्र में फैली प्राचीन संरचनाओं के उन पैटर्न को उजागर करती जो जमीन पर खड़े होकर देखे नहीं जा सकते, या कार्बन डेटिंग में सटीक आयु बताती, या केवल नदियों की दिशा बताती? 42 का आंसर क्या है दोस्तों? या केवल विशाल क्षेत्र में फैली संरचनाओं के उन पैटर्न को उजागर करती है जो जमीन पर खड़े होकर नहीं देखे जाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? 43 क्या कहा था? संस्कृति मुख्य रूप से किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? गंगा नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी? कहा था संस्कृति मुख्य रूप से किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? बताइए कहा था घाटी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 का आंसर बताइए। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की एक प्रमुख और प्रारंभिक ताम्रपाषाणी संस्कृति, जिसका लगभग 2000 ईसा पूर्व में था। इस संस्कृति का नाम उज्जैन जिले के कायथा नाम पर पड़ा, जो चंबल की एक छोटी सहायक छोटी नदी काली सिंध पर, चंबल की छोटी क्या काली सिंध पर ये स्थित थी। पशुपालन के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 5000 ईसा पूर्व भारत के किन दो मध्य पाषाणिक स्थलों से प्राप्त हुए? पशुपालन के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 5000 ईसा पूर्व भारत के किन दो मध्य पाषाणिक स्थलों से प्राप्त हुए? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बाघा राजस्थान, भीमबेटका मेहरगढ़, चिरांदपुर जोहम, अतरंजी खेड़ा या हस्तिनापुर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बाघा राजस्थान से हमें प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य पशुपालन के प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा लिपि को लिखने की उस शैली क्या कहा जाता है जिसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं, दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती है? ब्राह्मी, खरोष्ठी या बोस्टोफिडन या चित्रलिपि? इसे बोस्टोफिडन, सर्पिलाकार या फिर गौमूत्र लिपि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पुरापाषाण कालीन उपकरणों की सर्वप्रथम खोज 1863 में पल्लवरम मद्रास के पास किसने की थी? रॉबर्ट फोर्ड, जॉन मार्शल, जेम्स प्रेसमन या कनिंघम? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ये किया था किसने? रॉबर्ट फोर्ड ने किया था। पुरापाषाण कालीन उपकरणों की सर्वप्रथम खोज 1863 में पल्लवरम मद्रास के निकट किसने की? रॉबर्ट फोर्ड द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, तुर्कोदा
नामक हड़प्पा स्थल किस विशिष्ट पुरातात्विक साक्ष्य के प्रति, जो हड़प्पा सभ्यता में आम नहीं था? सूती कपड़े के लिए, घोड़े की हड्डियों के लिए, लोहे के हथियार के लिए, या फिर विशाल स्टेडियम के लिए? ये था किसके लिए? घोड़े के हड्डियों के लिए। ठीक। सुरकुर्दा कहाँ मिलता है? सुरकुर्दा गुजरात का जिले में। सुरकुर्दा एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है जिसका उत्खनन जेपी जोशी ने किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्यतः घोड़े से अपरिचित माने जाते हैं, लेकिन सुरकुर्दा ही वह विशिष्ट पुरातात्विक स्थल है जहाँ सभ्यता के अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई, जो इतिहासकारों के बीच आज भी एक बड़े शोध पर बहस का विषय है। क्वेश्चन नंबर 48, मुद्रा शास्त्र के अध्ययन से इतिहास किन बातों का पता चलता है? तत्कालीन शासकों के नाम, उनका कालक्रम, साम्राज्य का आर्थिक स्तर, व्यापारिक संबंध, शासकों की उपर्युक्त मान्यताएं, व्यक्तिगत रुचियां, उपर्युक्त सभी। मुद्रा शास्त्र से क्या मिलता है? ये इसमें क्या सारी चीजें मिलती हैं? तत्कालीन शासकों के नाम, उनका कालक्रम, साम्राज्य का आर्थिक स्तर, व्यापारिक संबंध, शासकों की धार्मिक मान्यता, व्यक्तिगत रुचियां, उपर्युक्त सभी सारी चीजें इसमें हमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए दोस्तों, 49 का आंसर बताइए। कौशाम्बी स्थल का पुरातात्विक उत्खनन मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की टीम द्वारा किया गया? कौशाम्बी स्थल का पुरातात्विक उत्खनन मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की टीम द्वारा किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है? इसका कौशाम्बी का स्थल का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, महापाषाण संस्कृति के निर्माता मुख्य रूप से किस धातु के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे, जो उनके समाधानों में हथियारों के रूप में प्रचुर मात्रा मिलती है? महापाषाण, तांबा, कांसा, लोहा, सोना? बताइए। पारादीपी भारत में विकसित महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से किससे, ये लौह युग से किससे संबंधित थी? ये लौह युग से संबंधित थी। ठीक है। इन विशाल पत्थर की कब्रों का उत्खनन करने वाले पुरातत्वविदों को कंकालों और काले लाल मृतभांडों के साथ बड़ी मात्रा में लोहे से बने उपकरण जैसे फावड़े, हंसिया, हथियार जैसे तलवारें, त्रिभुज, भाले प्राप्त हुए। यह दर्शाता है कि वे लोहे के निष्कर्षण और उपयोग की तकनीक में अत्यधिक पारंगत थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है किसका? पुरातत्व जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का। तो कंप्लीट ये करते हैं, फिर हम आज ही मतलब कंप्लीट अभी दूसरा वीडियो में जो इसका हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है, जिसे आप को करने में पसीने न छूट गए तो मेरा नाम नहीं। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा चाहते हैं। ठीक है, अलविदा चाहते हैं।